2 दिनों तक सुंदरपुर गांव के लोगों ने रामलाल सिंह और उनकी पत्नी शांति देवी को रोज की तरह खेतों में जाते नहीं देखा। घर का दरवाजा बंद था और फोन भी नहीं लग रहा था। पड़ोसियों को कुछ अनहोनी की आशंका हुई। तीसरे दिन सुबह उनके इकलौते बेटे प्रकाश कुमार ने पुलिस स्टेशन आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके चेहरे पर चिंता के भाव तो थे, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने बताया, मेरे माता पिता परसों सुबह जंगल गए थे और अब तक वापस नहीं आए। मैंने आसपास की पहाड़ियों में उन्हें ढूंढा, शायद वे जंगल में खो गए हैं। कृपया उन्हें ढूंढने में मदद करें। उसकी बात सुनने में तो तर्क संगत लग रही थी। पौड़ी गढ़वाल के इस पहाड़ी इलाके में लोगों का जंगल में खो जाना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन पुलिस अधिकारियों को एक बात बहुत अजीब लगी। प्रकाश का जरूरत से ज्यादा शांत रहना, उसकी आवाज और आंखों में एक बेटे की घबराहट या डर का कोई निशान नहीं था जो अपने माता पिता को ढूंढ रहा हो। जब उससे माता पिता के जाने के समय और दिशा के बारे में पूछा गया तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के संक्षिप्त जवाब दिए, जैसे सब कुछ रट रखा हो। पुलिस अधिकारियों को उसकी कहानी पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। प्रकाश की बातों में सब कुछ बहुत स्पष्ट और सहज था, सिवाय भावनाओं के जो पूरी तरह से गायब थीं। बयान दर्ज करने के तुरंत बाद पुलिस ने जांच के लिए एक टीम उसके घर भेजी। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस ठंडे बयान के पीछे एक भयानक अपराध का राज खुलने वाला था। प्रकाश कुमार की रिपोर्ट मिलने के बाद स्थानीय पुलिस ने तुरंत पौड़ी गढ़वाल के जिला मुख्यालय को सूचित किया। उसी सुबह एक जांच दल रामलाल और शांति देवी के घर सच्चाई का पता लगाने पहुंचा। घर चीड़ के पेड़ों से घिरे एक पहाड़ी इलाके में एक छोटी सी गली के अंदर था। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था। गेट पर ताला लगा था और सामान व्यवस्थित था, लेकिन दरवाजा खोलकर अंदर जाते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दोपहर के समय भी घर में अंधेरा और ऐसी खामोशी थी जैसे वहां कोई इंसान न रहता हो। खाने की मेज पर थाली वैसे ही रखी थी। एक कटोरी दाल पर मलाई जम गई थी और उबली हुई सब्जी पानी छोड़ चुकी थी, जो इस बात का सबूत था कि खाना कई घंटों से पड़ा हुआ है। रसोई में पतीले में चावल सूखकर कड़े हो गए थे और उन पर मच्छर भिनभिना रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनका आखिरी भोजन अधूरा ही रह गया था। अधिकारियों ने और ध्यान से देखा। घर की हर चीज जरूरत से ज्यादा व्यवस्थित लग रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर सब कुछ ठीक किया हो। लेकिन जब उनकी नजर रसोई के सीमेंट के फर्श पर पड़ी तो उन्होंने एक गहरे रंग का दाग देखा जो आसपास के फर्श से अलग था। उसे अच्छी तरह से रगड़कर साफ किया गया था और वहां से क्लीनर की हल्की गंध आ रही थी। टीम के एक सदस्य ने झुककर टॉर्च की रोशनी से फर्श को करीब से देखा। रोशनी में कुछ खरोच के निशान दिखे जो रसोई से पिछले दरवाजे तक एक सीधी रेखा में गए थे, जैसे किसी भारी चीज को घसीटा गया हो। बाहर आंगन में आकर उन्हें एक और सुराग मिला जिसने सबको चौंका दिया। बाड़ के पास कोने में जमीन पर एक हल्की सी लकीर थी जो पिछले गेट तक जाती थी, ठीक उसी पगडंडी की ओर जो पहाड़ी पर चढ़ती थी। ये निशान स्वाभाविक नहीं था, क्योंकि कुछ दिनों से बारिश नहीं हुई थी और जमीन सूखी थी। पास में ही रसोई की दीवार के सहारे एक कुदाल रखी थी। ऊपर से वो साफ सुथरी लग रही थी। उसका लकड़ी का हैंडल चमक रहा था, लेकिन जब कुदाल के ब्लेड और हैंडल के बीच की दरार को ध्यान से देखा गया तो उसमें खून की एक सूखी, गहरी हो चुकी बूंद फंसी हुई थी। फॉरेंसिक टीम ने तुरंत सबूतों को दर्ज किया, तस्वीरें ली और उसे सील कर दिया। ठीक उसी समय उत्तराखंड पुलिस की अपराध शाखा की टीम भी वहां पहुंच गई। कर्नल अशोक शर्मा, जिन्होंने कई गंभीर मामलों को सुलझाया था, सीधे तौर पर जांच का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने घर के चारों ओर चक्कर लगाया, हर छोटी बड़ी चीज को खामोशी से देखा और उनकी तेज नजरें साफ किए गए रसोई के फर्श, धुंधले घसीटने के निशान और खून के धब्बे वाली कुदाल पर आकर रुक गईं। जंगल में खोए हुए लोगों के घर में सफाई और घसीटने के निशान क्यों होंगे? उन्होंने अपने साथ आए युवा अधिकारियों से धीरे से कहा। ये सवाल ही सबको ये समझाने के लिए काफी था कि जांच की दिशा अब बदल चुकी है।
ये अब कोई सामान्य गुमशुदगी का मामला नहीं था। उस शांत दिखने वाले घर में एक खतरनाक अपराध की गंध फैल रही थी। जांच दल को 2 टीमों में बांटा गया। एक टीम घर के अंदर बारीकी से जांच करती रही, जबकि दूसरी टीम घर के पीछे की पहाड़ी और नाले के आसपास के इलाके की तलाशी लेने लगी। इसी बीच एक अधिकारी मुख्यालय लौट गया ताकि वरिष्ठों को रिपोर्ट दे सके और जांच को गुमशुदगी से हत्या और सबूत मिटाने के संदेह में बदलने का प्रस्ताव रख सके। उस शाम तक पूरे सुंदरपुर गांव में हलचल मच गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कई लोग हैरान थे। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि उस सीधे साधे दंपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि रिपोर्ट करने वाला उनका अपना बेटा था। लेकिन पुलिस को घर में जो कुछ मिला था उससे जांचकर्ताओं का पेशेवर अंतर्ज्ञान कह रहा था कि ये कोई आकस्मिक गुमशुदगी नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ अपराध था। घर में कई असामान्य संकेत मिलने के बाद जांच दल का ध्यान अब रिपोर्ट दर्ज कराने वाले पीड़ितों के इकलौते बेटे प्रकाश कुमार पर केंद्रित हो गया। अगले कुछ दिनों में जासूसों ने चुपचाप पूरे गांव में फैलकर रामलाल और शांति देवी के पारिवारिक जीवन और विशेष रूप से प्रकाश के साथ उनके संबंधों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। जल्द ही प्रकाश कुमार की एक धुंधली और कई रहस्यों से भरी तस्वीर सामने आने लगी, जो पुलिस के सामने दिखाए गए उसके शांत चेहरे से बिल्कुल अलग थी। प्रकाश 30 साल से ऊपर का था। उसने कुछ समय तक कस्बे में मजदूरी की थी, लेकिन कुछ ही सालों में उसने काम छोड़कर शराब और सट्टेबाजी की लत पा ली थी। उसकी कमाई उसके शौकों के लिए काफी नहीं थी, इसलिए उसने हर जगह से कर्ज लेना शुरू कर दिया। छोटे मोटे कर्ज चुकाए नहीं, ब्याज पर ब्याज चढ़ता गया, और प्रकाश घर लौटकर अक्सर अपने माता पिता से झगड़ा करने लगा। कर्ज चुकाने के लिए जमीन बेचने की मांग करता था। एक बुजुर्ग पड़ोसी ने बताया, रामलाल जी और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। अब वे जीवन भर अपने पुरखों की जमीन को बचाना चाहते थे, लेकिन उनका बेटा हमेशा उसे बेचने की जिद करता था। जब भी वो शराब पीकर आता तो गालियां देता और तोड़फोड़ करता था। एक बार शांति देवी रोते हुए मेरे घर आईं और बोली कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे कैसे जिएं। यह कलह कई सालों से चल रही थी, लेकिन हाल ही में और भी बढ़ गई थी। इसका कारण लगभग 1000 वर्ग मीटर की वो जमीन थी जिसके मालिक रामलाल और शांति देवी थे। यह जमीन गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर थी। पहले इसकी कीमत कुछ खास नहीं थी, लेकिन अब वहां एक इको टूरिज्म परियोजना की चर्चा चल रही थी। जमीन के अधिग्रहण की अफवाहों ने उसकी कीमत कई गुना बढ़ा दी थी। रामलाल जैसे किसान के लिए ये पुरखों की विरासत थी, उनके पूर्वजों की निशानी और बुढ़ापे का सहारा थी। लेकिन प्रकाश के लिए ये एक सोने की खान थी जो उसे कर्ज से मुक्त कर एक नई जिंदगी दे सकती थी। इसीलिए वो लगातार अपने माता पिता पर इसे बेचने का दबाव डाल रहा था। एक रिश्तेदार ने भी बताया, प्रकाश ने अपने माँ बाप से साफ कह दिया था कि अगर वे जमीन नहीं बेचेंगे तो वो उनका ख्याल भी नहीं रखेगा। रामलाल जी बहुत नाराज हुए, उसे नालायक कहकर डांटा और फिर दोनों बाप बेटे में खूब कहासुनी हुई। उसके बाद से उस परिवार में कभी शांति नहीं रही। पड़ोसियों की नजर में रामलाल और शांति देवी बहुत ही सीधे साधे और मेहनती इंसान थे। उन्होंने पूरी जिंदगी बचत की, बस इस उम्मीद में कि वे अपने बेटे के भविष्य के लिए घर और जमीन बचाकर रखेंगे। लेकिन जिस बेटे पर उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें लगा रखी थीं, वही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गया। जांचकर्ता चुपचाप हर बयान, हर छोटी बड़ी जानकारी दर्ज कर रहे थे। सभी बातें एक ही निष्कर्ष पर पहुंच रही थीं। प्रकाश कुमार के पास अपराध करने का एक स्पष्ट मकसद था। पैसा, कर्ज और जमीन का विवाद, ये सब सुलगती हुई चिंगारियों की तरह था जो बस एक मौके का इंतजार कर रही थीं ताकि एक त्रासदी में बदल जाए। कोई नहीं जानता था कि उनके बीच कितनी तनावपूर्ण बहसें हुई थीं, लेकिन गांव के लोगों ने पुष्टि की कि दंपति के लापता होने से एक रात पहले उन्होंने उनके घर से झगड़े की आवाजें सुनी थीं। एक आदमी के जोर से चिल्लाने, सामान के गिरने और टूटने की आवाजें आईं, और फिर सब शांत हो गया।
अगले दिन उस घर का दरवाजा बंद और खामोश था। पास में रहने वाली एक महिला ने याद करते हुए कहा, उस रात मैंने अपने पति से कहा भी था, लगता है रामलाल और उसके बेटे में फिर झगड़ा हो रहा है। किसे पता था कि सुबह हम उन दोनों को फिर कभी नहीं देखेंगे। जब ये रिपोर्ट जांच दल के सामने रखी गई तो सारा शक प्रकाश कुमार के इर्द गिर्द घूमने लगा। वो आखिरी व्यक्ति था जिसने अपने माता पिता को जीवित देखा था। वो गुमशुदगी की रिपोर्ट करने वाला था और अपराध को छिपाने का सबसे मजबूत मकसद भी उसी के पास था। कर्नल अशोक शर्मा ने प्रकाश को दूसरी बार पूछताछ के लिए पुलिस मुख्यालय बुलाने का फैसला किया। घटनास्थल से निकलने से पहले उन्होंने एक बार फिर घर को चारों ओर देखा और अपने साथियों से धीरे से कहा, अगर गांव वालों की बातें सच हैं तो ये अब बाप बेटे का झगड़ा नहीं बल्कि लालच की एक त्रासदी है। ये बात सिर्फ एक पेशेवर अंतर्ज्ञान नहीं थी बल्कि एक भयानक अपराध का पूर्वानुमान थी जो जल्द ही सामने आने वाला था। लोगों से जानकारी इकट्ठा करने के बाद जांच एजेंसी के पास प्रकाश कुमार को दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाने का पर्याप्त आधार था। अब वो गुमशुदा व्यक्ति का रिश्तेदार नहीं बल्कि मामले से सीधे तौर पर जुड़ा व्यक्ति माना जा रहा था। पौड़ी गढ़वाल के जिला पुलिस मुख्यालय के पूछताछ कक्ष में प्रकाश जांचकर्ताओं के सामने बैठा था। सफेद रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी जिससे वो और भी पीला लग रहा था। वो अब भी शांत बना हुआ था, सीधा बैठा था, दोनों हाथ एक दूसरे में फंसाए हुए और हर सवाल का जवाब एक मशीन की तरह नियमित रूप से दे रहा था। शुरुआत में प्रकाश ने वही कहानी दोहराई जो उसने पहले दिन बताई थी। मेरे माता पिता परसों सुबह जंगल गए थे, मैं इंतजार करता रहा, वे नहीं लौटे, इसलिए कल मैंने पुलिस को सूचना दी। जब उससे पूछा गया कि उसने 2 दिन बाद रिपोर्ट क्यों दर्ज कराई तो उसने संक्षिप्त जवाब दिया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद वे सामान्य से ज्यादा देर तक रुक गए होंगे, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं सोचा। इस जवाब ने जांचकर्ताओं को एक दूसरे की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। एक सामान्य बेटा अगर उसके माता पिता जंगल जाकर 1 दिन तक न लौटें तो चिंतित हो जाता, लेकिन प्रकाश ने 2 दिन इंतजार किया। उसकी आवाज अब भी शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कर्नल अशोक शर्मा, जो सीधे तौर पर मामले का नेतृत्व कर रहे थे, शुरू से अंत तक चुपचाप प्रकाश को देख रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, जो सख्त भी थी और नरम भी, तुमने कहा कि उस सुबह तुम पूरे दिन घर पर थे, है ना? तो क्या तुमने कोई आवाज या कुछ अजीब सुना? प्रकाश ने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया, नहीं साहब, मैं पूरे दिन अपने कमरे में सो रहा था, मैंने कुछ नहीं सुना। ये जवाब सुनने में तो सरल था, लेकिन यही वो बिंदु था जिसने जांचकर्ताओं का ध्यान खींचा, क्योंकि पड़ोसियों के अनुसार जिस दिन रामलाल और उनकी पत्नी लापता हुए, उन्होंने घर के अंदर से झगड़े और सामान टूटने की आवाजें सुनी थीं, लेकिन साथ रहने वाला बेटा कह रहा था कि उसने कुछ नहीं सुना। टीम के एक अधिकारी ने आगे पूछा, तो उस दिन घर पर कोई मिलने आया था? प्रकाश ने जवाब दिया, नहीं साहब, हमारे घर ज्यादा कोई आता जाता नहीं है। उसके सभी बयान सहज, संक्षिप्त और बिना किसी गलती के थे, और यही पूर्णता सुनने वाले को और भी संदिग्ध बना रही थी। कर्नल शर्मा ने सीधे प्रकाश की आंखों में देखा और धीरे से एक रिपोर्ट उसकी ओर खिसकाई। एक पड़ोसी ने पुष्टि की है कि जिस शाम तुम्हारे माता पिता गायब हुए, उन्होंने तुम्हें मोटरसाइकिल पर 2 बड़ी बोरियां लादकर पनबिजली बांध की ओर जाते देखा था। क्या ये सच है? एक पल के लिए प्रकाश चौंक गया। उसकी आंखों में घबराहट दिखी, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और बनावटी मुस्कान के साथ कहा, अरे हाँ, याद आया, मैं उस दिन सूअर का चारा बेचने गया था। शायद उन्होंने गलत देख लिया होगा। इस जवाब ने पूरे कमरे में खामोशी ला दी। प्रकाश का चेहरा अब भी बेपरवाह दिख रहा था, लेकिन उसकी नजरें सीधे देखने से बच रही थीं। कर्नल शर्मा समझ गए कि उनके सामने बैठा आदमी झूठ बोल रहा है, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में सवाल नहीं किया, बल्कि धीरे से विषय बदल दिया, जैसे उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया हो। उन्होंने उसके कर्ज, काम और माता पिता के साथ किसी भी तरह के विवाद के बारे में पूछा। प्रकाश ने सहयोग करते हुए नियमित रूप से जवाब दिए, लेकिन जितना ज्यादा वो बोल रहा था, उतने ही उसके बयानों में विरोधाभास सामने आ रहे थे। जब कर्ज के बारे में पूछा गया, तो प्रकाश ने जोर देकर कहा, मुझ पर ज्यादा कर्ज नहीं है, बस सट्टे के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे।
लेकिन स्थानीय पुलिस के रिकॉर्ड बताते थे कि उससे कर्ज की वसूली के लिए लोग आते थे। यहां तक कि एक बार किसी ने घर आकर उसे पीटने की धमकी भी दी थी। कर्नल शर्मा जैसे अनुभवी जांचकर्ता के लिए ये छोटी छोटी बातें एक भयानक अपराध की तस्वीर के पहले टुकड़े थे जो धीरे धीरे बन रही थी। पहली पूछताछ खत्म हो गई, लेकिन जांचकर्ताओं ने रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा, बयान में इनकंसिस्टेंसीज हैं। मानसिक स्थिति असामान्य है और सच छिपाने के संकेत हैं। उसी रात जांच दल की एक आपातकालीन बैठक हुई। सफाई के निशान, घसीटने के निशान से लेकर झूठे बयानों तक सभी सबूत एक भयानक तरीके से एक दूसरे से जुड़ रहे थे। कर्नल शर्मा ने गहरी सोच में अपने साथियों से कहा, अगर वो उन 2 बोरियों के बारे में झूठ बोल रहा है तो बहुत संभावना है कि उसने उन्हीं का इस्तेमाल सबूत मिटाने के लिए किया है। पनबिजली बांध की दिशा में तुरंत जांच होनी चाहिए। रात में ही तलाशी की योजना बनाई गई। एक खुफिया टीम उस दिशा में गई जिधर प्रकाश गया था। उन्होंने पनबिजली बांध की ओर जाने वाली हर सड़क की जांच की और स्थानीय लोगों से ये पुष्टि करने की कोशिश की कि क्या किसी ने उसे वहां देखा था। मुख्यालय में प्रकाश अब भी ये मान रहा था कि स्थिति उसके नियंत्रण में है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी हर कांजी हानि रहित बात जांचकर्ताओं को उस भयानक सच्चाई के करीब ले जा रही थी जो उस ठंडी झील की गहराई में छिपी हुई थी। विरोधाभासी पूछताछ के बाद जांच की सारी दिशाएं अब पनबिजली बांध की झील की ओर मुड़ गईं, जहां प्रकाश कुमार को उस शाम 2 बड़ी बोरियां ले जाते हुए देखा गया था, जिस दिन उसके माता पिता लापता हुए थे। अगली सुबह कर्नल अशोक शर्मा के नेतृत्व में जांच दल झील के पास मौजूद था। ये एक बड़ी पनबिजली झील थी। पानी गहरा था और ये दर्जनों हेक्टेयर में फैली हुई थी, जिसके चारों ओर दुर्गम पहाड़ियां थीं। झील तक जाने के लिए केवल एक ही कच्ची लाल मिट्टी की पगडंडी थी, जहां से बहुत कम लोग गुजरते थे। पास में रहने वाले लोगों ने पुष्टि की कि जिस दिन रामलाल और उनकी पत्नी लापता हुए, उन्होंने एक आदमी को मोटरसाइकिल पर 2 हरे रंग की बोरियां लादकर झील के किनारे रुकते और फिर शाम ढलते ही चले जाते देखा था। हालांकि उन्होंने चेहरा साफ नहीं देखा, लेकिन शरीर का ढांचा, पुरानी मोटरसाइकिल और आवाज से सबने पहचान लिया कि वो प्रकाश कुमार था। इस जानकारी ने पूरी जांच टीम को खामोश कर दिया। अब सारे संदेह हकीकत में बदलते दिख रहे थे। कर्नल शर्मा ने झील के नीचे तलाशी के लिए एक दल बुलाने का फैसला किया, जो कोई आसान काम नहीं था। राज्य की पुलिस, फायर एंड रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। वे मोटर बोट, गोताखोरी के सूट, रस्सियां, मेटल डिटेक्टर और पानी के नीचे देखने के लिए विशेष उपकरण लेकर आए। झील गहरी थी, पानी ठंडा था और दृश्यता केवल कुछ मीटर थी, लेकिन हर कोई जानता था कि अगर कोई सच्चाई यहां दफन है तो वो इसी पानी के नीचे है। पूरी सुबह मोटर बोट संदिग्ध क्षेत्र के चारों ओर चक्कर लगाती रहीं। गोताखोर एक एक करके पानी में उतरे और गहरे कीचड़ में मीटर दर मीटर तलाशी लेते रहे। झील पर ठंडी हवा चल रही थी, पानी की सतह पर लहरें उठ रही थीं और वॉकी टॉकी पर सूखी आवाजें गूंज रही थीं। पूरा इलाका एक भारी माहौल में डूबा हुआ था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। 1 घंटा, 2 घंटे और फिर दोपहर हो गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। दूर खड़े कुछ ग्रामीण चिंता में सिर हिला रहे थे। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि कोई चमत्कार हो जाए और दंपति कहीं खो गए हों, न कि वो सच हो जिसके बारे में सब सोचकर डर रहे थे। दोपहर के बाद जब तीसरी गोताखोर टीम ने अपनी पारी संभाली तो वॉकी टॉकी से एक अप्रत्याशित संकेत आया। किनारे पर सूचना दी गई, किनारे से लगभग 20 मीटर दूर तल पर एक संदिग्ध वस्तु मिली है, 2 बड़ी हरे रंग की बोरियां। पूरी टीम तुरंत उस ओर बढ़ी। हर कोई सांस रोके देख रहा था। थोड़ी देर बाद पानी की सतह पर तेज हलचल हुई। बड़े आकार की कोई चीज ऊपर उठी और फिर 2 हरे रंग की जूट की बोरियों को धीरे धीरे झील से बाहर खींचा गया। उस दृश्य ने वहां मौजूद हर किसी को स्तब्ध कर दिया। बोरियां पानी से भीगी हुई थीं, रस्सी से कसकर बंधी हुई थीं और बहुत भारी थीं।
जब रस्सी काटी गई तो पता चला कि अंदर बड़े बड़े पत्थर भी रखे गए थे, जिन्हें स्पष्ट रूप से बोरियों को नीचे डुबाने के लिए भरा गया था। जब कपड़ा फटा तो एक तेज दुर्गंध फैली, कई दिनों पुरानी मौत की गंध। अधिकारियों ने चुपचाप सिर झुका लिया। कुछ और कहने की जरूरत नहीं थी, हर कोई समझ गया था कि अंदर क्या है। एक एक करके बोरियां सावधानी से खोली गईं और फिर सबसे भयानक सच्चाई आंखों के सामने आ गई। अंदर रामलाल सिंह और उनकी पत्नी शांति देवी के शव थे। दोनों को कई परतों में कपड़े से कसकर लपेटा गया था और उनके शरीर पर किसी भारी कुंद वस्तु से किए गई कई घाव थे। उस दृश्य को देखने वाले लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। कुछ ने चुपचाप मुंह फेर लिया, कुछ ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। कर्नल अशोक शर्मा काफी देर तक चुपचाप खड़े रहे। झील के ऊपर से बहती हवा ने उनकी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। एक सामान्य गुमशुदगी का मामला अब उनके कई सालों के करियर के सबसे क्रूर हत्याकांडों में से एक बन गया था। झूठे बयानों, घसीटने के निशानों से लेकर खून लगी कुदाल तक सारे सबूत अब पुष्टि हो चुके थे। पानी से निकाली गई 2 बोरियां ही उस अपराधी के लिए सजा का फरमान थीं। उसी दोपहर पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया और प्रकाश को फिर से बुलाने के लिए एक टीम उसके घर भेजी। इस बार की पूछताछ कोई सामान्य बातचीत नहीं होने वाली थी। दूसरी ओर ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोगों ने सुना और उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बेटे ने माता पिता को मार डाला, ये छोटे से शब्द पूरे गांव को स्तब्ध कर गए। कई लोग जिन्होंने रामलाल और उनकी पत्नी को अपने बेटे को पालते हुए देखा था, वे बस बैठकर रो रहे थे। ये एक दर्दनाक, अमानवीय अपराध था। 2 जानें उस ठंडी झील की गहराई में समा गईं, सिर्फ उस बेटे के लालच और अंधेपन के कारण जिसे वे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। जब दोनों बोरियों को किनारे पर लाया गया तो झील की सतह फिर से शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उस दिन वहां मौजूद लोगों के लिए वो दृश्य जीवन भर उनकी यादों में एक डरावना साया बनकर रहेगा। उस शाम जब झील की गहराई से 2 बोरियां निकाली गईं, प्रकाश कुमार को उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ले जाया गया। वो पूरे रास्ते चुप रहा, उसकी आंखें कार की खिड़की से बाहर टकटकी लगाए हुए थीं और उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। सड़क की हर रोशनी उसकी आंखों में चमक कर गुजर रही थी, जो खाली, भ्रमित और डरी हुई थीं। पूछताछ कक्ष में प्रकाश सिर झुकाए बैठा था। उसके दोनों हाथ कसकर एक दूसरे से बंधे हुए थे। उसके सामने घटनास्थल की तस्वीरें रखी थीं, जिसमें 2 बोरियों को पानी से बाहर खींचते हुए दिखाया गया था। कर्नल अशोक शर्मा उसके सामने बैठे थे। उनकी आवाज शांत थी, न ऊंची न नीची, जैसे वे सामान्य बातचीत कर रहे हों। हमने उन्हें ढूंढ लिया है, क्या तुम अब कुछ कहना चाहते हो? एक पल के लिए प्रकाश का शरीर कांप गया। उसने तस्वीरों को देखा और फिर मुंह फेर लिया। उसके होंठ कसकर भिंच गए। कर्नल शर्मा ने कुछ और नहीं कहा। उन्होंने बस चुपचाप उसकी ओर एक रिपोर्ट खिसकाई, जिसमें फोरेंसिक जांच के नतीजे थे। प्रकाश के फिंगरप्रिंट उस कुदाल पर मिले निशानों से मेल खाते थे, जिसे हत्या के हथियार के रूप में पहचाना गया था। झूठ का जो किला उसने पिछले कुछ दिनों में बनाया था, वो अब पूरी तरह से ढह चुका था। प्रकाश चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखें लाल हो गईं और फिर वो अचानक रो पड़ा। उसने अपना सिर मेज पर पटक दिया। उसकी आवाज गहन गई। मैं माफी चाहता हूं, मेरा इरादा नहीं था। मैं बस उन्हें डराना चाहता था। लेकिन इन आधे अधूरे शब्दों से अब कुछ भी नहीं बचाया जा सकता था। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद उसने एक नग्न, भयावह कबूलनामा शुरू किया, जिसमें ठंडक भरी क्रूरता भी छिपी थी। घटना वाले दिन प्रकाश सुबह से ही शराब पी रहा था। उस समय वो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था और कर्ज देने वाले ने घर आकर उसे पीटने की धमकी दी थी। नशे में वो घर लौटा और फिर से अपने माता पिता से जमीन की बात करने लगा। रामलाल ने मना कर दिया, कहा कि पुरखों की जमीन नहीं बिक सकती। शांति देवी ने बीच बचाव करने की कोशिश की, कुछ और कहा, और बात बढ़ गई। प्रकाश गुस्से में चिल्लाने लगा और उसने कप प्लेट तोड़ दिए। नशे और गुस्से में वो चिल्लाया,
अगर आप लोग नहीं बेचेंगे तो मैं किसी को भी शांति से नहीं रहने दूंगा। रामलाल को बहुत गुस्सा आया। वे उठे और अपने बेटे के मुंह पर एक थप्पड़ मारा। चिल्लाए, तुझमें इंसानियत बची है या नहीं? ये जमीन पुरखों की है, तेरे कर्ज चुकाने के लिए नहीं। ठीक उसी पल प्रकाश के दिमाग में एक पागलपन की चिंगारी कौंधी। वो लड़खड़ाता हुआ रसोई के कोने में गया और वहां रखी कुदाल उठा ली। वो औजार जो रोज खेतों में इस्तेमाल होता था, बिना सोचे उसने उसे उठाया और अपने पिता के सिर पर जोर से वार कर दिया। उस छोटे से घर में कुदाल की भारी आवाज गूंजी। रामलाल फर्श पर गिर पड़े। खून की धार बह निकली। शांति देवी चिल्लाते हुए अपने पति को गले लगाने के लिए दौड़ी। उनके मुंह से लगातार चीखें निकल रही थीं। हे भगवान, प्रकाश, ये तूने क्या कर दिया? लेकिन घबराहट में प्रकाश जैसे अपनी सुध-बुध खो बैठा था। उसे डर था कि उसकी मां शोर मचाएगी। उसे पकड़े जाने का डर था और उसने फिर से वार कर दिया। कुछ ही मिनटों में वे दो लोग जिन्होंने उसे जन्म दिया और पाला पोसा था, ठंडे फर्श पर बेजान पड़े थे। यहां तक बताकर प्रकाश चुप हो गया। वो कांपते हुए हाँफ रहा था। दोनों हाथों से अपना सिर पकड़े हुए था। कमरे में कोई नहीं बोला। बस घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। अंत में कर्नल शर्मा ने धीरे से कहा, एक जमीन के टुकड़े के लिए तुमने अपने मां बाप को मार डाला? तुम्हें लगता है कि ये इसके लायक था? प्रकाश की आवाज घैन गई। उस वक्त मैं कुछ नहीं सोच पा रहा था। मुझे जेल जाने से डर लग रहा था, लोगों के हंसने से डर लग रहा था। मैं बस सब कुछ साफ कर देना चाहता था ताकि किसी को पता ना चले। अपराध करने के बाद प्रकाश ने खून साफ किया, 2 बड़ी बोरियां ढूंढी और अपने माता पिता के शवों को उनमें डाल दिया। उसने उन्हें आंगन में घसीटा, भारी पत्थर बांधे और अंधेरा होने का इंतजार किया। रात के लगभग 8 बजे उसने एक एक करके बोरियों को अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर लादा और घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर पनबिजली बांध की ओर जाने वाली सुनसान पहाड़ी सड़क पर निकल गया। वहां पहुंचकर उसने पूरी ताकत से दोनों बोरियों को पानी में धकेल दिया। रात के अंधेरे में एक ठंडी छपाक की आवाज गूंजी, जैसे ये एक सजा का ऐलान हो। इसके बाद वो घर लौटा, नहाया, कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन उसने नाश्ता किया, चाय पी और तीसरे दिन तक इंतजार किया। फिर पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने का नाटक किया। प्रकाश ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से वो सो नहीं पाया था। हर बार आंखें बंद करने पर उसे अपने माता पिता के चेहरे दिखाई देते थे। उसे लगता था जैसे बाहर दरवाजे से कोई बुला रहा है, जैसे कोई उसे अंधेरे में देख रहा है। इस दुस्वप्न ने उसे इतना डरा दिया था कि वो खुद भी आत्मसमर्पण करना चाहता था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। जब उसने शवों की तस्वीरें देखीं, तो वो पूरी तरह टूट गया। प्रकाश की आवाज भारी हो गई। वो कांपते हुए रो रहा था, पापा, मम्मी, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की, मैं मरने के लायक हूं। कर्नल शर्मा ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने कई अपराधियों को देखा था, लेकिन शायद ही किसी ने उन्हें इतना गुस्सा और दया का एहसास एक साथ कराया हो। एक बेटा जिसने लालच और अंधेपन में अपने ही जन्मदाताओं को मार डाला। ये एक अक्षम्य अपराध था और एक ऐसा दर्द भी जिसे कभी धोया नहीं जा सकता। पूछताछ भारी माहौल में समाप्त हुई। प्रकाश को कमरे से बाहर ले जाया गया। वो एक बेजान इंसान की तरह लड़खड़ाते हुए चल रहा था। बाहर गलियारे में हल्की बारिश शुरू हो गई थी। पानी की बूंदें टिन की छत पर टप टप गिर रही थीं, उतनी ही ठंडी जितनी सजा उसका इंतजार कर रही थी। अपने माता पिता की हत्या करने के बाद प्रकाश कुमार रसोई के फर्श पर बैठ गया, हाँफ रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। घर में खून की तेज गंध फैल गई थी। 2 शरीर बेजान पड़े थे। उनकी आंखें अभी भी खुली हुई थीं, जैसे उन्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सच है। थोड़ी देर बाद प्रकाश उठा और चारों ओर देखा। उसका दिमाग खाली हो गया था। उसे अब ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या किया है। गुस्सा और डर मिलकर एक अंधी भावना में बदल गए थे
और फिर जीने की प्रवृत्ति और पकड़े जाने का डर हावी हो गया और उसने निशान मिटाने के तरीके सोचना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने अपने हाथ धोए, मुंह धोया और फिर घर के कोने से एक बाल्टी पानी लाया। वो रसोई के फर्श पर झुका, एक कपड़े से लगातार पोंछता रहा, हर जगह फैले खून के धब्बों को साफ करने की कोशिश कर रहा था। जितना वो पोंछता, दाग उतना ही फैलता, सीमेंट के फर्श पर और गहरा होता जाता। उसने कई बार धोया। क्लीनर की गंध ने खून की गंध को दबा दिया, लेकिन पूरी तरह से छिपा नहीं सका। प्रकाश हाँफते हुए उन दो शवों को देख रहा था। उसके दिमाग में इस समय केवल एक ही विचार था, उन्हें छिपाना होगा। उसे डर था कि पड़ोसी देख लेंगे, पुलिस आ जाएगी, उसे पकड़ लिया जाएगा। इस डर ने उसे एक भयानक तरीके से शांत कर दिया। उसने घर में 2 बड़ी हरी जूट की बोरियां ढूंढी, जिनका इस्तेमाल वे अक्सर मक्का और कसावा रखने के लिए करते थे। फिर उसने एक एक करके कपड़े, पुराने कंबल निकाले और अपने माता पिता के शवों को लपेट दिया। जब वो अपने पिता के शरीर को खींच रहा था, तो उसने उनके चेहरे की ओर न देखने की कोशिश की, लेकिन खून की गंध और शरीर की ठंडक ने उसे कांप दिया। जब उसने अपनी मां को लपेटा तो उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने फिर भी रस्सी को कसकर बांधा। वो यहीं नहीं रुका, बाहर आंगन में उसने बड़े बड़े पत्थर ढूंढे जो आमतौर पर जानवरों के बाड़े को सहारा देने के लिए इस्तेमाल होते थे, और उन्हें हर बोरी के साथ रस्सी से बांध दिया, इस डर से कि अगर किसी ने देख भी लिया तो बोरियां पानी की सतह पर नहीं आएंगी। वो अच्छी तरह जानता था कि वो क्या कर रहा है। उसकी हर हरकत धीमी और सतर्क थी, जैसे ये काम पहले से ही योजनाबद्ध हो। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। पौड़ी गढ़वाल के पहाड़ी इलाके में जल्दी अंधेरा हो गया। जब अंधेरा छा गया तो प्रकाश ने एक एक करके बोरियों को पिछले आंगन में घसीटना शुरू किया। बोरियां भारी थीं, उसे दांत भींचकर पूरी ताकत लगाकर उन्हें थोड़ा थोड़ा खिसकाना पड़ा। सीमेंट के फर्श और मिट्टी के आंगन पर घसीटने के जो निशान बने, वही बाद में पुलिस के लिए सुराग बने। गेट पर पहुंचकर उसने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल खड़ी की और दोनों बोरियों को सीट पर कसकर बांधा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। पसीना खून की गंध में मिल गया था, लेकिन वो रुका नहीं। उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की, गेट से बाहर निकला और पनबिजली बांध की ओर जाने वाली पगडंडी पर चढ़ गया। 15 किलोमीटर से ज्यादा का वो रास्ता घुमावदार और ढलान वाला था और वहां कोई इंसान नहीं था। रात की हवा ठंडी थी। हेडलाइट की रोशनी उसके सामने धुंधली पड़ रही थी। वो गाड़ी चलाते हुए पीछे मुड़कर देखता रहा। उसके दिमाग में बस अपनी मां की आवाज गूंज रही थी, प्रकाश, ऐसा मत कर बेटा। लेकिन जितना वो सुनता, उतना ही तेज वो एक्सेलरेटर दबाता, जैसे वो अपनी अंतरात्मा की आवाज से भाग रहा हो। सुनसान झील के पास पहुंचकर वो रुका। चांद का एक छोटा सा टुकड़ा आसमान में लटका हुआ था। झील की सतह काली और गहरी थी। प्रकाश ने मोटरसाइकिल खड़ी की और कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। उसने पहली बोरी को पानी के किनारे तक घसीटा, एक गहरी सांस ली और फिर पूरी ताकत से उसे धक्का दे दिया। एक छपाक की आवाज गूंजी। पानी की सतह पर लहरें उठीं और फिर शांत हो गईं। उसने यही हरकत दूसरी बोरी के साथ दोहराई। 2 बार वो आवाज ठंडी और डरावनी गूंजी, जैसे उसने अपने परिवार से जुड़े आखिरी धागे को भी काट दिया हो। काम खत्म करके वो हांफता हुआ झील की सतह को देखता रहा। उस समय उसे विश्वास था कि सब कुछ खत्म हो गया है। किसी ने नहीं देखा, कोई गवाह नहीं है। वो मोटरसाइकिल पर घर लौटा, अच्छी तरह नहाया और खून लगे दस्तानों को जला दिया। फिर उसने घर को फिर से व्यवस्थित किया, खाने की थाली मेज पर रखी, ताकि सब कुछ ऐसा लगे जैसे रामलाल और उनकी पत्नी बस अभी अभी बाहर गए हैं। 2 दिन बाद उसने एक अच्छे बेटे का नाटक पूरा किया। चिंतित चेहरे के साथ पुलिस स्टेशन गया और अपने माता पिता के जंगल में खो जाने की कहानी सुनाई। हर शब्द उसने अच्छी तरह से तैयार किया था। उसकी आवाज सपाट थी, बिना किसी डर के। उसने सोचा कि उसने सबको धोखा दे दिया है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि अपराध हमेशा अपने निशान छोड़ जाता है।
कुदाल की दरार में खून का धब्बा, पिछले आंगन में घसीटने के निशान और जरूरत से ज्यादा साफ किया गया फर्श सब कुछ उसकी गवाही दे रहे थे। वो नाटक जो उसे उत्तम लगा था, अंततः एक नालायक बेटे की क्रूरता और मूर्खता का सबसे स्पष्ट प्रमाण बन गया। प्रकाश ने सबूत मिटाने की पूरी प्रक्रिया बताते हुए खामोशी साध ली। हर शब्द जैसे उसकी अंतरात्मा को काट रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पूरा कमरा खामोशी में डूब गया। किसी ने एक शब्द नहीं कहा। पास में बैठा एक युवा जांचकर्ता बस धीरे से सिर हिला रहा था, जबकि कर्नल शर्मा ने सिर झुका लिया। उनकी आंखों में भारीपन था। ये एक बहुत ही दर्दनाक मामला था। दो नेक माता पिता जिन्होंने जीवन भर मेहनत की, उन्हें अपने ही बेटे के हाथों मरना पड़ा, जिसे उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करके पाला था। जब मामला सुलझ गया तो खबर हवा की तरह फैल गई। एक ही दोपहर में पूरा सुंदरपुर गांव हिल गया। बड़ों से लेकर बच्चों तक हर कोई प्रकाश कुमार का नाम हैरानी भरी आंखों से ले रहा था। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिस बेटे को रामलाल और शांति देवी ने इतना प्यार दिया, वही उनके हत्यारा निकला। जिस दिन अधिकारी दोनों के शवों को अंतिम संस्कार के लिए गांव लाए, उस दिन गांव की ओर जाने वाली छोटी सी सड़क लोगों से खचाखच भरी हुई थी। रिश्तेदार, पड़ोसी, हर कोई स्तब्ध था। दिल दहला देने वाली रोने की आवाजें उस शांत माहौल में गूंज रही थीं। अगरबत्ती का धुआं चारों ओर फैला हुआ था और मातम की धुन हवा के साथ मिलकर माहौल को इतना भारी बना रही थी कि सांस लेना भी मुश्किल था। रामलाल के बड़े भाई कांपते हुए ताबूत के पास बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और उनकी आवाज घेन गई थी। उन दोनों ने पूरी जिंदगी दुख झेला और अंत में उन्हें अपने ही बेटे के हाथों मरना पड़ा। हे भगवान, इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है। परिवार के सभी लोग प्रकाश कुमार का नाम लेने से बच रहे थे। किसी ने सीधे कहा, वो अब इस परिवार का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर कोई चुप हो गया, बस सिर झुका लिया, क्योंकि खून का रिश्ता तो खून का ही होता है। और यही बात दर्द को और भी गहरा बना रही थी। रामलाल और शांति देवी के पड़ोसियों ने बताया कि कई सालों तक वे दोनों शांति से रहे और कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। रामलाल सुबह जल्दी उठकर खेत चले जाते थे और शांति देवी अक्सर अपने बगीचे की सब्जियां बाजार में बेचने जाती थीं। भले ही उनका जीवन समृद्ध नहीं था, वे हमेशा ईमानदारी से रहे और दूसरों की मदद करते थे। इसीलिए उनकी मौत सिर्फ एक परिवार का नुकसान नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के दिल में एक घाव थी। एक करीबी पड़ोसन लक्ष्मी रोते हुए बोली, मुझे अभी भी याद है, एक दिन पहले शांति मेरे घर थोड़ा नमक मांगने आई थी और हंसते हुए कहा था कि किसी दिन खाने पर आना। किसे पता था कि मैं उसे आखिरी बार देख रही हूं। ये कहानी सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। मृतकों का दर्द अपराधियों के प्रति घृणा में मिल गया था। लोग सिर्फ इसलिए नाराज नहीं थे कि प्रकाश ने अपने माता पिता को मार डाला, बल्कि इसलिए भी कि वो इतना शांत था कि उसने एक पूरा नाटक रचा, खून के धब्बे साफ किए, झूठा घटना स्थल बनाया और फिर एक कर्तव्यनिष्ठ बेटे की तरह पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराने गया। गांव के मुखिया, जो 70 साल से ज्यादा समय से इस इलाके में रह रहे थे, ने सिर हिलाकर गहरी सांस ली। मैं कई दशकों से मुखिया हूं। मैंने कभी इतना दर्दनाक मामला नहीं देखा। जमीन की कीमत ही क्या है कि उसके लिए माँ बाप की जान ले ली जाए। उसने सिर्फ हत्या नहीं की, उसने इंसानियत के उसूलों को भी मार डाला। उस घटना के बाद गांव में कोई भी रामलाल के घर की जमीन का जिक्र करने की हिम्मत नहीं करता था। जब भी वे वहां से गुजरते, वे धीरे से सिर झुका लेते। कुछ लोगों का कहना था कि रात में अभी भी उस बगीचे में कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। पुरानी खपरेल की छत से गुजरती हवा की आवाज सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। लोग कहते थे कि ये उन दोनों की आत्माएं हैं जिन्हें अभी तक शांति नहीं मिली है, क्योंकि उनकी मौत बहुत ही अन्यायपूर्ण थी और कुमार परिवार को एक ऐसा अपमान झेलना पड़ा जिसे धोया नहीं जा सकता था। अंतिम संस्कार के बाद परिवार की एक बैठक में एक बुजुर्ग ने आंसुओं में कहा,
अब से हम किसी से नजरें नहीं मिला पाएंगे। एक नालायक बेटे की वजह से पूरे खानदान पर दाग लग गया है। दूसरे लोग बस सिर झुकाए चुप रहे। उस शर्म को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। लोगों की नजर में यह मामला सिर्फ एक व्यक्तिगत अपराध नहीं था, बल्कि आज के युवाओं के एक हिस्से में नैतिक पतन के बारे में एक दर्दनाक चेतावनी थी। जब भौतिकवाद, लालच और कर्ज इंसान को अंधा कर देते हैं, तो वो खून के रिश्तों को भी कुचलने के लिए तैयार हो जाता है। कई लोगों ने कहा कि इस मामले ने उन्हें फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। गांव के माता पिता अपने बच्चों को देखकर डरने लगे थे। हर कोई खुद से पूछ रहा था कि अगर एक दिन उनका बच्चा भटक गया तो क्या वे उसे वापस ला पाएंगे। मामला बंद हो गया, लेकिन मानसिक घाव हमेशा बना रहेगा। रामलाल का पुराना घर अब वीरान पड़ा है। लकड़ी का दरवाजा सड़ चुका है और सीढ़ियों पर काई जम गई है। जब भी बारिश होती है तो पास से गुजरने वाले लोग एक पल के लिए रुकते हैं, चुपचाप देखते हैं और फिर सिर हिलाकर गहरी सांस लेते हैं। ये सिर्फ वो जगह नहीं है जहां एक अपराध हुआ था, बल्कि ये एक परिवार के टूटने का प्रतीक भी है, जहां पिता पुत्र और मां पुत्र के रिश्ते को लालच ने निगल लिया। पतझड़ की एक सुबह उत्तराखंड के जिला न्यायालय में प्रकाश कुमार के खिलाफ अपने माता पिता की हत्या के मामले में पहली सुनवाई हुई। सुबह से ही अदालत की ओर जाने वाली सड़क पर दर्शकों की भीड़ जमा थी। बिना किसी के कहे वे जिज्ञासावश, गुस्से में, लेकिन सबसे बढ़कर उस व्यक्ति को देखने के लिए आए थे जिसने एक शांत गांव को हिलाकर रख दिया था। प्रकाश कुमार को अदालत कक्ष में लाया गया। कैदी के कपड़े उस पर ढीले लग रहे थे। उसका चेहरा दुबला पतला हो गया था और कई रातों की नींद की कमी से उसकी आंखें धंस गई थीं। वो अक्खड़ लड़का नहीं था जो अपने माता पिता से ऊंची आवाज में बहस करता था, बल्कि एक अपराधी था जो सैकड़ों लोगों की घृणा भरी नजरों के बीच चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। जब क्लर्क ने आरोप पत्र पढ़ा तो पूरा कोर्ट रूम खामोश हो गया। पढ़ने की आवाज गूंज रही थी, हर शब्द जैसे उस घने माहौल को चीर रहा था। प्रकाश कुमार ने शराब के नशे में और जमीन के विवाद में अपने ही माता पिता को कुदाल से मारकर हत्या कर दी और फिर अपराध को छिपाने के लिए शवों को पनबिजली बांध की झील में फेंक दिया। आरोपी का कृत्य विशेष रूप से गंभीर है, जो क्रूरता और मानवीय नैतिकता की अवहेलना को दर्शाता है। ये शब्द सुनकर प्रकाश ने अपना सिर और नीचे कर लिया। उसकी हथकड़ी लगी हुई कलाइयां धीरे धीरे कांप रही थीं। पीछे बैठे पीड़ितों के रिश्तेदार अपने आंसू नहीं रोक पाए। कोई सिसकते हुए बोला, काश उसने थोड़ा सोचा होता। वे दोनों इतने सीधे साधे थे, उन्हें इतनी दर्दनाक मौत मिली। जब जिरह का हिस्सा आया तो न्यायाधीश ने पूछा, क्या आरोपी अपना अपराध स्वीकार करता है? प्रकाश ने सिर हिलाया। उसकी आवाज घेन गई। जी, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। मैं अपने माता पिता से माफी मांगता हूं, सबसे माफी मांगता हूं। मैं मरने के लायक हूं। इस बात ने कोर्ट रूम में कई लोगों को खामोश कर दिया। एक बेटा कटघरे में खड़े होकर देर से माफी मांग रहा था, लेकिन ये पछतावा उसके पापों को नहीं धो सकता था। सरकारी वकील ने प्रकाश के कृत्य का विश्लेषण किया। उसने 2 लोगों की हत्या की जो उसके अपने माता पिता थे। अपराध पूर्व नियोजित था। उसने सबूत मिटाने और झूठा घटनास्थल बनाने की कोशिश की। ये सब विशेष रूप से गंभीर बनाने वाले तथ्य थे। ये कृत्य न केवल मानव जीवन पर हमला था, बल्कि ये नैतिक सिद्धांतों के भी खिलाफ था, जिससे समाज में आक्रोश था। बचाव पक्ष के वकील केवल अदालत से ये अनुरोध कर सके कि आरोपी को हल्की सजा दी जाए, क्योंकि उसने ईमानदारी से कबूल किया था और पछतावा दिखाया था। लेकिन ये अनुरोध भी उस व्यक्ति को नहीं बचा सका जिसने अपनी सारी इंसानियत खो दी थी। जब न्यायाधीश ने फैसला सुनाया तो उनकी आवाज स्पष्ट लेकिन दर्द भरी थी। अदालत आरोपी प्रकाश कुमार को हत्या के अपराध में, जिसमें 2 लोगों की हत्या,
ऐसे लोगों की हत्या जिनकी देखभाल करना आरोपी का कर्तव्य था और क्रूर तरीके से अपराध को अंजाम देने जैसे गंभीर तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उच्चतम सजा यानी फांसी की सजा सुनाती है। उस पल पूरा कोर्ट रूम जैसे सांस रोककर खड़ा हो गया। पीड़ितों के कुछ रिश्तेदार रो पड़े, कुछ ने सिर हिलाया और कुछ ने प्रकाश को देखा लेकिन कुछ कह नहीं पाए। अब उन्हें गुस्सा नहीं आ रहा था, बस उन दो बुजुर्गों के लिए दुख था जो चले गए थे और उस गुमराह बेटे के लिए भी जिसने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया था। प्रकाश चुपचाप खड़ा रहा। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई विनती नहीं की, कोई चीख नहीं मारी, बस धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और आंसू की दो धाराएं बह निकलीं। शायद उस समय उसे मां बाप शब्दों की कीमत का एहसास हुआ जिन्हें उसने पहले इतना तुच्छ समझा था। सुनवाई भारी माहौल में समाप्त हुई। लोग चुपचाप बाहर निकले। किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चप्पलों की आवाज, गहरी सांसों और सिसकियों की मिली जुली आवाजें थी। एक बूढ़ी महिला बुदबुदा रही थी, मां बाप अपने बच्चों को पूरे दिल से पालते हैं। किसे पता था कि एक दिन बेटा जमीन के लिए मां बाप को ही मार डालेगा। जमीन की तो कीमत है, लेकिन इंसान का दिल इतना सस्ता कैसे हो गया। उस शाम बारिश हुई। अदालत के आंगन में हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जो धूल तो धो रही थी लेकिन उस पाप को नहीं धो सकती थी जो प्रकाश कुमार ने किया था। उस पाप की कीमत चाहे जान देकर भी चुकाई जाए, उन दो बुजुर्गों के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती थी। अपराध को सजा मिली, न्याय हुआ, लेकिन सुंदरपुर के हर निवासी के दिल में एक खालीपन, एक नैतिक घाव रह गया जो कभी नहीं भर सकता। क्योंकि कभी कभी कानून का फैसला सिर्फ एक मामले को खत्म करता है, लेकिन अंतरात्मा का फैसला अपराधी के साथ जीवन भर रहता है। प्रकाश कुमार द्वारा जमीन के लिए अपने माता पिता की हत्या का मामला कानून की उच्चतम सजा फांसी के साथ समाप्त हो गया। लेकिन भले ही न्याय हो गया हो, जो दर्द वो छोड़ गया है उसे मिटाया नहीं जा सकता। कई महीने बीत गए। पन बिजनी बांध की वो झील जहां दो बोरियां डूबी थीं, अभी भी पहाड़ों के बीच शांत है। पानी की सतह सपाट है जिसमें साफ आसमान और बादल दिखाई देते हैं, लेकिन यहां के लोगों के लिए ये अब शांत नहीं है। जब भी वे पास से गुजरते हैं तो हर कोई सिर झुका लेता है, जैसे उन दो नेक इंसानों को विदाई दे रहा हो जिन्हें उनके ही बेटे ने इस गहरी ठंडी झील में डुबो दिया था। लोग कहते हैं कि चांदनी रातों में अभी भी कुछ लोग झील के किनारे एक टिमटिमाती रोशनी देखते हैं जहां पुलिस ने शवों को निकाला था। हो सकता है कि ये सिर्फ एक प्रतिबिंब हो, या हो सकता है कि ये गांव के लोगों के मन में बसा एक कभी न मिटने वाला डर हो, क्योंकि उस अपराध ने, भले ही उसे सजा मिल गई हो, इंसानी रिश्तों में विश्वास पर एक दरार छोड़ दी है। वो पिता, वो मां, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक एक पैसा बचाया, एक एक इंच जमीन बनाई ताकि अपने बेटे का भविष्य संवार सकें। उन्होंने जमीन लालच के लिए नहीं रखी थी, बल्कि ये एक भावनात्मक संपत्ति थी, उनके पूर्वजों की निशानी थी। लेकिन लालच और अंधेपन ने उस बेटे को उस प्यार को देखने नहीं दिया। उसे उस जमीन के टुकड़े में केवल पैसा दिखाई दिया, अपनी गलतियों से बचने का एक रास्ता। प्रकाश ने जमीन के लिए अपने माता पिता को मार डाला, लेकिन विडंबना यह है कि जब उसे फांसी की सजा हुई तो वो अपने साथ 1 इंच जमीन भी नहीं ले जा सका। अंत में उसके पास जो बचा वो था देर से आया हुआ पछतावा और एक अपराधी का तमगा जिसे वो जीवन भर नहीं धो सकता। ये दर्दनाक कहानी हम सभी के लिए एक गहरी चेतावनी है। आज के समाज में जब भौतिकवाद धीरे धीरे मानवीय भावनाओं की जगह ले रहा है, तो कई परिवार पैसे, जमीन और अधिकारों के लिए टूट रहे हैं। लोग लड़ने झगड़ने, मुकदमा करने और यहां तक कि एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए तैयार हैं, ये भूलकर कि पैसा तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन रिश्तेदार नहीं। जमीन निर्जीव है, उसे नहीं पता कि कौन उसका मालिक है और कौन उसे बेच रहा है, लेकिन इंसान के पास दिल है, विवेक है, जो किसी भी जमीन के टुकड़े से ज्यादा कीमती है।
क्योंकि जब विवेक मर जाता है तो बाकी सब कुछ, चाहे वो सोना चांदी ही क्यों ना हो, हाथ में बस एक मुट्ठी रेत के समान है। किसी ने कहा था, एक माँ बाप 10 बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि 10 बच्चे मिलकर एक बूढ़े माँ बाप को पाल सकें। ये बात सुनने में तो परिचित लगती है, लेकिन जब भी हम ऐसे मामले देखते हैं तो ये और भी ज्यादा दर्दनाक और सच्ची लगती है। अगर आज आपके पास माता पिता हैं, आपके पास प्रियजन हैं, तो उनकी कद्र करें। ऐसा न हो कि उन्हें खोने के बाद आपको एहसास हो कि प्यार वो चीज है जिसे किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। क्योंकि एक बार जब आप रास्ता भटक जाते हैं तो सिर्फ कानून ही सजा नहीं देता, बल्कि आपका अपना विवेक और यादें ही वो जेल बन जाती हैं जो आपको जीवन भर कैद रखती हैं। कर्नल अशोक शर्मा, जिन्होंने इस मामले की जांच का नेतृत्व किया था, ने एक बार एक ऐसी बात कही थी जिसने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। जमीन खो सकती है, लेकिन इंसानियत नहीं खोनी चाहिए। जमीन खोने पर हम उसे फिर से बना सकते हैं, लेकिन इंसानियत खोने का मतलब है सब कुछ खो देना। ये बात अब हम में से हर एक के लिए एक संदेश बन गई है। लालच को इंसान को जानवर ना बनाने दें। एक पल के गुस्से या स्वार्थ को जीवन भर की कर्तव्य निष्ठा को मिटाने ना दें, और एक खुशहाल घर को एक दर्दनाक जगह में न बदलने दें। मामला बंद हो गया, लेकिन उसकी गूंज उस गहरी झील की गहराई से आती एक पुकार की तरह हमेशा सुनाई देगी। जमीन निर्जीव है, लेकिन इंसानी भावनाएं अनमोल हैं। ऐसा जीवन जिएं कि आपको अपने दिल, अपने माता पिता और अपने विवेक के सामने शर्मिंदा न होना पड़े। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ये याद दिलाने के लिए कि जब तक आपके पास माता पिता हैं, परिवार है और प्यार है, तब तक आपके पास सब कुछ है। दोस्तों, कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप सब ये कहां से देख रहे हैं और आपको ये कहानी कैसी लगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सब के साथ जरूर साझा करें, ताकि हम सब उसे सुन और पढ़ सकें।